हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 आउट ऑफ 15 प्रश्न। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब हम लोग एक सीरीज के माध्यम से करा रहे हैं। आज का सेट नंबर 8वां है। इससे पहले हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न जितने भी ट्रेंड किए हुए हैं सब के सब चलाई जा रही है सीरीज के माध्यम से। हिंदी में 15 नंबर पैडागोजी और 15 नंबर पैसेज से आता है। पैसेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे और जितने भी पैडागोजी है प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है, सब के सब एक सीरीज के माध्यम से चलाई जा रही है। और हाँ, मैराथन क्लास भी चलती है बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? भाषा रजिस्टर या भाषा प्रयुक्ति के रूप में, या वाक समुदाय के रूप में, या वाक प्रयुक्ति के रूप में, या भाषा समुदाय के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे वाक समुदाय के रूप में। एक समुदाय विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर अपनी निर्धारित सांस्कृतिक चेतना के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वाक समुदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती हैं और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? क्या निपुणता अधिगम का क्षेत्र कहलाता है, या सहायता करना, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या भाषा अर्जन उपकरण? तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लॉक कर देंगे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इस प्रक्रिया में बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चॉम्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है। इसे क्या कहा जाएगा? क्या व्यवहारिक व्याकरण, या सार्वभौमिक व्याकरण, या मानसिक व्याकरण, या छिपी हुई व्याकरण? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, सार्वभौमिक व्याकरण। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि व्याकरण सीखने की क्षमता और भाषा की परवाह किए बिना जन्म से ही मानव मस्तिष्क में निर्मित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, राघवी को जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? सरसरी तौर पर पठन, या बारीकी से पठन, या गहन विस्तृत पठन, या अंशों में पठन? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, बारीकी से पठन। बारीकी से पठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए पठन की प्रक्रिया से जुड़ा है, जो हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा, बारीकी से पठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सब के सब ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। जितने कई सालों से ये प्रश्न अटेंड कर रहा है 2011 से 2024 तक, अब तक ये प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती हैं। लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? क्या प्रारूपण होना चाहिए, या मानस चित्रण, या समीक्षा करना, या संपादन? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, मानस चित्रण। देखिए दोस्तों, इसमें मानस चित्रण क्या होता है? लेखन का पहला चरण मानसिक चित्रण होना चाहिए, वही मानस चित्रण यानी कि मानसिक चित्र होना चाहिए।
अनुच्छेद लिखने से पहले विषय का पूरा चित्र सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके मानसिक छवि बनी रहेगी, तो अनुच्छेद लिखने से पहले क्या होगा, उस विषय के का पूरा चित्र आपके सामने आता है और फिर मस्तिष्क में विषय संबंधी चित्र बनने के साथ विद्यार्थी अनुच्छेद लेखन सुविधा के साथ आरंभ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मानस चित्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम, क्या रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करता है? अध्यापक केंद्रित उपागम, या शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, या चुप्पी की संस्कृति, या कक्षा में शोर। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यानी कि बाल केंद्रित। रचनावादी उपागम उस सिद्धांत पर आधारित है जो यह मानकर चलता है कि अधिगम को हमेशा उस ज्ञान पर बनाया जाता है जो एक शिक्षार्थी पहले से जानता है। मान लीजिए जब कोई विद्यार्थी है, अगर वो क्लास में आता है तो उसे खाली स्लेट नहीं मानेंगे, कोरी स्लेट नहीं मानेंगे, वह कुछ न कुछ वो बाहरी ज्ञान लेकर वो आता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक अध्यापक, पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नीचे है। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद से हम लोग ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहता है, यानी किसका श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, अध्यापिका एक चित्र दिखाती हैं और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती हैं। एक चित्र दिखाती हैं और उसका वर्णन करने के लिए कहती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती हैं। यह किसका श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए यहाँ पे बेस्ट सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कापियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं कीरम का इस्तेमाल ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, वही कहा गया है। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। कभी भी आप समय की बर्बादी और निरुत्साहित नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कापियों पर आड़ी तिरछी ऐसी रेखाएं कीरम कांटे जैसी बनाते हैं, तो इस बच्चों के लिखने सीखने के आरंभिक चरण के रूप में समझना चाहिए और बच्चों को इस अवस्था में प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इससे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी लेखन क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भाषा में ध्वनियों की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? रूपग्राम या मॉर्फीम, ध्वनिग्राम जिसे स्वनिम, वाक्य रचना, या अर्थ विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, ध्वनिग्राम यानी कि स्वनिम। यदि एक ध्वनि का एक से अधिक या अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाए तो उसके लिए एक ही स्वनिम होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि क या क ध्वनि को 10 व्यक्तियों बोले तो वह 10 रूपों में होगा, किंतु 10 के ध्वनि रूप के लिए स्वनिम समान होगा। इसी 10 व्यक्ति क बोलेंगे तो बोलने का तरीका तो अलग हो जाएगा, लेकिन उसका स्वनिम जो ध्वनि निकल के आएगी तो क ही निकल के आएगी। तो वही है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? ध्वनिग्राम यानी कि स्वनिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? संक्षिप्त वाक्य, या स्वयं निर्देशित वाक्य, या 2 शब्दीय वाक्य, या कूजन और बबलाना। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, कूजन और बबलाना। देखिए, कूजन क्या होता है, जब बच्चे द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयोग किया जाता है तो उसे कूजन कहते हैं। जब बच्चा क्या करता है कि ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयोग करता है तो उसे कूजन कहते हैं।
और बबलाना क्या होता है कि भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। कौन सी? बबलाना। जब बच्चा अनेक ध्वनियों का प्रयोग कर शब्द बोलने का प्रयास आरंभ करता है तो उसे बबलाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कूजन और बबलाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या कहलाती है? संरचनात्मक विधि या प्रत्यक्ष विधि या संप्रेषणात्मक विधि या व्याकरण विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। इस विधि यानी कि संप्रेषणात्मक विधि भाषा अधिगम की वह विधि है जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं, जीवन का वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसमें? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। ये प्रत्यक्ष विधि में भी क्या होता है? भाषा सीखने के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। इनकी उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापिका को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? क्या उच्चारण का अभ्यास या मानस चित्रण या स्वस्वर पठन या श्रुतलेख? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, श्रुतलेख। श्रुतलेख के कारण शिक्षार्थी वर्ण के सही उच्चारण पर बल देता है और इससे भाषा में सुधार संभव होता है। श्रुतलेख का तात्पर्य क्या होता है? श्रुतलेख का तात्पर्य यह होता है दोस्तों, सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है। इस विधि में शिक्षार्थी सुनकर लिख सकता है, उसी को श्रुतलेख कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रुतलेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती हैं और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती हैं। यह बच्चों के किस तरह से मदद करती हैं? क्या प्रभावशाली संप्रेषक बनने में या उनके स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास में या उनकी लिखावट में सुधार लाने के लिए या इससे वे आत्मविश्वासी और अच्छे लेखक बनने में? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, प्रभावशाली संप्रेषक बनने में। एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती हैं और फिर उन बच्चों को चित्रों के बारे में बताने को कहती हैं। यह बच्चों को एक प्रभावशाली संप्रेषक बनने में सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावशाली संप्रेषक बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ऐसी निर्देशात्मक विधि, कैसी विधि? निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाएगा? क्या समग्र भौतिक प्रक्रिया या बोधगम्य निवेश या सहारा देना या भाषिक निवेश? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश क्या होता है? यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई बालक क्लास 2 में पढ़ता है और उसे क्लास 3 का स्तर दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसकी जितनी लेवल है उससे अधिक प्रोवाइड की जा रही है, वही बोधगम्य निवेश कहलाता है। और इस बोधगम्य निवेश क्या कहलाता है? समझ विकसित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री को बोधगम्य निवेश कहते हैं। बोधगम्य निवेश, इसका सिद्धांत किसने दिए थे? तो स्टीफन क्रेशन ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोधगम्य निवेश का यही सिद्धांत बताता है कि एक स्तर आगे या एक स्तर अधिक या ऊपर, तो बोधगम्य निवेश राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? या अनुमान लगाना या सारांशीकरण या निष्कर्ष निकालना या संपादन? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ये पठन बोध युक्ति की नहीं है। संपादन
पठन बोध की युक्ति नहीं है, जबकि अनुमान लगाना, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, ये सब क्या है, पठन बोध के उदाहरण है। और पठन बोध भाषा के 4 कौशलों में से एक है। इसके माध्यम से अर्थ ग्रहण तथा अनुमानित कौशल विकसित होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।